Welcome back everyone and good morning to all of you friends. Standard 12th and our subject that is the economics in English medium. And in this subject we already started the new chapter that is the chapter number 8 agriculture sector. In this chapter the first and important topic that is the importance of agriculture sector and I think its topic we already completed. The second one that is the present situation of एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया और जिसमें अलग अलग आप यहाँ पे छः अलग अलग सिचुएशन देख सकते हो, अलग अलग छः टॉपिक दे सकते हो, जिसमें से आई थिंक वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड देन एक्सपोर्ट इनकम. तो यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ते और देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंप्लीट कर लिया था. देन प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था कि कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम एंड आई थिंक इट्स ओवर. देन सेकेंड वन दैट इज द एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन दैट इज द एक्सपोर्ट इनकम. यानी कि यहाँ तक जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. और जो फोर्थ टॉपिक यहाँ पे है दैट इज द लिविंग स्टैंडर्ड एंड आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे पेज नंबर 95 एंड द टॉपिक दैट इज द लिविंग स्टैंडर्ड से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले लिविंग स्टैंडर्ड. एग्रीकल्चर इज द बेसिक सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर हैज़ अ कंटिन्यूसली इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया ऑल्सो. यानी कि जो वर्ल्ड की ज़्यादातर पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की जो एग्रीकल्चर यहाँ पे उनके लिए सपोर्ट है. और साथ ही अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जो भी यहाँ पे लोग हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है ड्यू टू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. यानी कि फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में से हमें दो टाइप्स के अलग अलग क्रॉप्स का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज द फूड ग्रेन्स एंड सेकेंड वन दैट इज द कैश क्रॉप्स. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि फूड ग्रेन्स यानी कि हम जो खाने के लिए उनका यूज़ कर रहे हैं, और जो कैश क्रॉप्स है यानी कि कैश क्रॉप की जो सेलिंग हो जाती है फॉर द इंडस्ट्री. देखेंगे हम आगे तब आपको शायद ये दोनों जो टाइप्स उनके बारे में समझ में आ जाएगा. All the cells are included in food grains. Due to production of this these food grains, इंडिया बिकेम अ सेल्फ सफिशियंट. यानी कि फ्रेंड अगर हम फूड ग्रेन की बात करें तो इंडिया जो सेल्फ सफिशियंट है यानी कि हमारी कंट्री में लोगों को जितनी फूड ग्रेन्स की ज़रूरत है उतनी मात्रा में हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं. दैट्स वाई इंडिया बिकम अ सेल्फ सफिशियंट. कैश क्रॉप्स आर कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स, शुगर कैन आर यूज एज अ रॉ मटेरियल. तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम कैश क्रॉप्स की बात करें तो सो प्लीज फ्रेंड मेक अंडरलाइन कैश क्रॉप्स आर कॉटन, जो जूट है, ग्राउंड नट और ऑयल सीड्स की अगर बात करें तो साथ शुगर केन, के सभी जो रॉ मटेरियल है और यूज होते हैं कहाँ पे, तो इंडस्ट्री में. फूड आइटम्स आर मेनली इंक्लूडेड इन अ फूड ग्रेन क्रॉप्स एंड दिस हैव शॉन राइज इन प्रोडक्शन. यानी कि जो फूड आइटम्स है और हम यहाँ पे जो ले रहे कि जो फूड ग्रेन्स है उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. Present farmers are also engaged in production of vegetables, fruits and flower. यानी कि फ्रेंड अगर आज के दिन में अगर हम बात करें तो जो फार्मर्स है यहाँ पे वो लोग प्रोडक्शन किसका करते हैं, वेजिटेबल्स का करते हैं, फ्रूट्स का और फ्लावर्स का करते हैं. देयरफॉर it can be said that agriculture sector is a satisfying requirement of agricultural goods of people. Average food grains availability was 395 grams. यानी कि फ्रेंड 395 ग्राम्स पर हेड पर डे इन द ईयर 1951. तो फ्रेंड अगर हम बात करें कि जो एवरेज फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे इंडिया के अंदर, कितनी थी 1951 में, तो 395 ग्राम्स थी पर हेड पर डे. यानी कि एक इंसान के लिए एक हेड यानी कि एक आदमी के लिए, और कितने दिन के लिए, पर डे के लिए, विच इंक्रीज टू 511 ग्राम्स यानी कि 511 ग्राम्स इन द ईयर 2013. इवन देर वॉज अ राइज इन अ पॉपुलेशन. देयरफॉर it can be said that agriculture sector is a satisfying requirement of people in enough quantity
एंड ड्यू टू दैट एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पीपल इज ऑल्सो इंक्रीज। तो फ्रेंड यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। और जिनका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की देखा है कि जो फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी जो थी वो 395 ग्राम यानी कि अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम्स थी, जो 2013 में कितनी हो गई, 511 ग्राम्स। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो इंक्रीमेंट आया वो कितना आया है, कितने ग्राम्स का, तो 116 ग्राम, यानी कि 116 ग्राम्स का जो इंक्रीमेंट आया है फ्रॉम 1951 टू 2013 के बीच में। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ समझने की कोशिश की। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, आपको कुछ डेटा याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं आपको यहाँ पे 1.5 मिनट या तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड रीड द लिविंग स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो विद द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दैट इज द कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, देन एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इनकम एज वेल एज लिविंग स्टैंडर्ड। ये चारों पॉइंट के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड द ऑल 4 पॉइंट्स। सो प्लीज कंटिन्यू फ्रेंड। ओके फ्रेंड, द नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट दैट इज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था उसमें कुछ ग्रोथ हुआ है, यानी कि कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो टेबल 8.2 यहाँ पे दिया हुआ है और उनके जो डेटा के मुताबिक आप देख सकते हो कि 1950-51 यानी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और 2013-40 यानी कि हम करंट टाइम पीरियड ले सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे डेटा की अगर बात करें तो 1951 1950-51 और 2013-14। सबसे पहले देखते हैं कि जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था इन मैट्रिक टन में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन मैट्रिक टन में है। तो 51 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन 1950-51 में था, कि जो 2013-14 में कितना हो गया, 264.4 मैट्रिक टन। उसके बाद आगे हम पल्सिस की अगर बात करें तो पल्सिस का प्रोडक्शन भी मैट्रिक टन में ही है। और सभी आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 यहाँ की ऑयल सीड्स तक जो प्रोडक्शन है वो मैट्रिक टन में है। और उनके बाद यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग होगा, यानी कि हम देखने की कोशिश करेंगे। शुगर केन की अगर हम बात करें तो जो मैट्रिक टन में उनका प्रोडक्शन है कितना है, तो 69 मैट्रिक टन इन द 1950-51 एंड 2013-14 348 मैट्रिक टन। उसके बाद जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है दैट इज द ऑयल सीड्स, यानी कि ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन इन मैट्रिक टन में कितना था, तो 5.1 मैट्रिक टन इन 1950-51। और जो 2013-14 में कितना हो गया, 32 मैट्रिक टन।
और कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन का प्रोडक्शन मेट्रिक टन में नहीं होता, वो मेट्रिक बेल्ड में होता है। तो हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि इन पांचों जो क्रॉप्स है उसमें से एक जो क्रॉप है दैट इज द कॉटन। तो कॉटन का प्रोडक्शन आपको याद रखना है कि इन मैट्रिक बेल। तो कॉटन का जो प्रोडक्शन मैट्रिक बेल की अगर हम बात करें तो 2.1 मैट्रिक बेल था इन 1950-51 में, जो इंक्रीज होकर कितना हो गया 36.5 मैट्रिक बेल। तो जो सोर्स की अगर फ्रेंड हम बात करें तो आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 का ये डेटा है हमारे पास। अब यहाँ पे जो पूरे का पूरा ये जो टेबल था उनका यहाँ पे एक एनालिसिस दिया हुआ है, लेकिन तो भी मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा क्योंकि कुछ भी पॉइंट हमें स्किप करने नहीं है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज इंक्रीज। तो हमें पता है कि जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आप देख ही सकते हो 1950-51 में क्या यहाँ पे सिचुएशन थी और 2013-14 में क्या है। As shown in the schedule, production of food grains was 51 metric tons in 1951, which is increased to 264 metric ton in 2013-14, यानी कि जो हमने समझने की यहाँ पे कोशिश की। That shows about 2.5 times rises of it, यानी कि फ्रेंड यहाँ पे जो 51 से 264.4 हुआ है, जो 2.5 टाइम्स यहाँ पे क्या हुआ है बढ़ गया है। या मल्टीप्लाई की मैं यहाँ पे साइन दिखा रहा हूँ, ये गलत की साइन नहीं है, रॉन्ग की नहीं है, इट्स अबाउट द ओके ये मल्टीपल है, क्रॉस है। देन whereas the production of sugar cane was 69 metric tons and in 1951, which increased to 348 metric ton in 2013-14, यानी कि that also shows right about 5 times। ओके तो यहाँ पे मैं 5 टाइम्स लिख रहा हूँ। हियर ऑयल सीड्स एंड कॉटन शोज ट्रेमेडियस राइज, यानी कि वो भी कंस्टिट जो इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, in which oil seeds was 5.1 metric ton in 1951, which rose to 32.4 metric ton in 2013-14. That means a rise 6.35 times, and cotton was 2.1 metric spells in 1950-51. It rose to 36.5 metric tons bells in 2013-14. That means rise of 17 टाइम्स, यानी कि आप देख सकते हो फ्रेंड कि 2.1 से 36.5, that is the increment of 30 sorry friend 17 times, and that become possible only due to rise of cultivated land and rise of hectare wise productivity। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है उनके रीजन यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि जो इंक्रीज हो रही है कि जो कल्टीवेटेड लैंड है उनका एरिया भी बढ़ रहा है और साथ में जो हेक्टर वाइज प्रोडक्टिविटी वो क्या हो रही है बढ़ रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो टोटल 6 हमारे पास टॉपिक थे उसमें से ये आप 5th पॉइंट है दैट इज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 मिनट का एक टाइम दे रहा हूँ, सो प्लीज फ्रेंड रीड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो फ्रेंड विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड इट। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे जो एक लास्ट टॉपिक है दैट इज द बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इज अ बेस फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो बेस है किसके लिए इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि शायद आपको पता है कि फ्रेंड एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है दैट इज द कैश क्रॉप्स की जो रॉ मटेरियल है किसके लिए इंडस्ट्री के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर to do production as per capacity of industrial sector to attain possible development, यानी कि फ्रेंड अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन होगा
और रॉ मटेरियल के लिए होगा, किसके लिए, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए. इन एडिशन टू दैट रूरल एरियाज are becoming a big market for the industrial products because about 69% of the population of India live in a रूरल एरिया. यानी कि फ्रेंड कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो मार्केट एरिया है वो रूरल एरिया है, क्योंकि 69% पॉपुलेशन आर लिव इन अ रूरल एरिया, की 69% पॉपुलेशन जो रिसाइड रूरल एरिया में कर रही है. तो यहाँ पे बाकी की जो 31% है जो अर्बन एरिया है और 69% पॉपुलेशन की जो रूरल एरिया में है. तो हमें जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को, जो हमारे प्रोडक्शन है उन्हें हमें सेल कहाँ पे करना है, 69% के साथ 31 में भी. तो ज़्यादा सेलिंग कहाँ पे होगा, रूरल एरिया में होगा. That it is a noticeable that 69% population of rural population is a main source of income from agriculture, and due to that only rural areas are demanding industrial products like television, fridge, bike, mobile, etc. तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो 6 टॉपिक थे उन 6 टॉपिक को समझने की कोशिश की, और जो नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड टॉपिक है दैट इज द कोजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, कि जो आप नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. सो जो आज का लेक्चर है हम यहाँ पे पूर्ण कर रहे हैं. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय.